हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, पॉलिटी का क्लास हम कल कर रहे थे और ये 5वां क्लास पॉलिटी का आज अपलोड हो रहा है। 70वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास चल रहा है। 70वीं बीपीएससी और फिर जो बीपीएससी का टीआरई 4 होने वाला है, इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भी एग्ज़ाम जिसमें पॉलिटी पूछा जा रहा है उस सभी में आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आज हम लोग पॉलिटी में भाग 1 पढ़ेंगे। टोटल 22 भाग है भारत के संविधान में, जिसमें भाग 1 पढ़ेंगे जिसमें संघ और उसके क्षेत्र की चर्चा है। भाग 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 को कवर करता है। इससे पहले हमारा 4 क्लास आ चुका है, तो अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। पॉलिटी का पहला क्लास जिसमें संवैधानिक विकास के बारे में हम लोग पढ़े थे, उसके बाद संवैधानिक विकास के बाद प्रस्तावना के बारे में पढ़े हैं, उसके बाद भारतीय संविधान की अनुसूचियां जो है दोस्तों उसके बारे में पढ़े हैं। तो ये सारा वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आर्टिकल 1 से हम इससे शुरुआत करेंगे। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 या अनुच्छेद 1, इंग्लिश में आर्टिकल, हिंदी में इसे अनुच्छेद बोलते हैं, तो इसे भी याद रखेंगे। अनुच्छेद 1, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1 में क्या है? भारत राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, क्या है भारत? तो राज्यों को मिलाकर एक संघ का निर्माण है जिसका नाम है भारत अर्थात इंडिया। हमारे संविधान शुरू ही होता है इसी लाइन से, भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, भारत डेट इज इंडिया। आर्टिकल 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणी में बांटा गया है। आर्टिकल 1 के अनुसार जो भारतीय क्षेत्र है उसको कितने श्रेणी में बांटा गया है? 3 श्रेणी में। कौन कौन सा है वो 3 श्रेणी? तो पहला है दोस्तों राज्यों का क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद संघ क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश। राज्यों का क्षेत्र मतलब स्टेट एंड इट्स बाउंड्री। ठीक है, स्टेट एंड इट्स बाउंड्री मतलब राज्यों का कितना क्षेत्र होगा। उसके बाद यूनियन टेरिटरी और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यूटी केंद्र शासित प्रदेश, या इसे ही संघ क्षेत्र बोलते हैं क्योंकि इस पे संघ का नियंत्रण होता है। और उसके बाद आता है तीसरा, ऐसे क्षेत्र जिसे भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है। मतलब ऐसा क्षेत्र जिसे भारत सरकार के द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है, अपने में मिलाया जा सकता है, उसी क्षेत्र को बोलते हैं अधिगृहित क्षेत्र। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की श्रेणी है भारतीय क्षेत्र में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और इसको किस आर्टिकल से बांटा गया है? तो आर्टिकल 1 के अनुसार। आर्टिकल 1 के अनुसार राज्य और संघ शासित राज्यों के नाम, उसके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। तो आर्टिकल 1 के तहत राज्य और संघ शासित प्रदेश मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरी, राज्यों के नाम और उसके क्षेत्र का विस्तार और संविधान की पहली अनुसूची में इन सभी चीज़ों को दर्शाया गया है। वर्तमान में बात करें तो भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, कितना है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, राज्य की परिभाषा क्या होगी? राज्य जो है दोस्तों संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य है। राज्य क्या है? भारत, जैसे भारत क्या है? एक संघ है, केंद्र है और उसका एक सदस्य जो है वो राज्य है, और केंद्र के साथ शक्तियों में बंटवारा करता है और हिस्सेदार है। तो सभी राज्य जो है केंद्र में क्या है? एक तरीके से हिस्सेदार है। क्या है? केंद्र में हिस्सेदार है, संघ में एक हिस्सेदार है। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा करता है संघ के साथ। ठीक है, उसके बाद है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश क्या है? इसके केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र के द्वारा अधिगृहित क्षेत्र है। ठीक है, केंद्र सरकार का इस पर नियंत्रण होता है, जिस पर सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश में किसका शासक होता है? तो केंद्र सरकार का। तो इस सभी को ध्यान रखेंगे। तो आर्टिकल 1 की चर्चा यहीं तक थी। ठीक है, तो आर्टिकल 1 हम लोग देख लिए। राज्यों का, राज्य और संघ शासित प्रदेश के बारे में इसमें चर्चा है। चलिए अब आएंगे आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 संसद को यह शक्ति देता है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है और उसका स्थापना कर सकती है। जैसे गोवा, गोवा को बाद में भारत का क्या बनाया गया? राज्य बनाया गया। पहले ये भारत में
शामिल नहीं था। ठीक है, आज़ादी के बाद इसे शामिल किया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि गोवा को कब भारत में शामिल किया गया, कब शामिल किया गया। और ये जो शामिल किया जाता है किसी भी राज्य को या यूनियन टेरिटरी को, ये आर्टिकल 2 के तहत संसद को ये शक्ति है, मतलब जो हमारा लोकसभा है और राज्यसभा, इनको एक शक्ति दी गई है कि विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। इसमें संसद को 2 शक्ति प्राप्त है, नए राज्यों का भारत संघ में शामिल करना, जो नया राज्य है उसको भारत संघ में शामिल करना, और नए राज्यों का गठन करना, या अगर वो राज्य के रूप में नहीं है तो उसको नए राज्य के रूप में गठन करना। तो आर्टिकल 2 के तहत संसद को 2 प्रकार की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है के प्रवेश और गठन की संबंधित है। देखिए, आर्टिकल 2 जो है वैसे राज्यों के संगठन की करता है या भारत में हिस्सा बनाता है जो भारत में शामिल नहीं है, भारत में शामिल नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 2 उसकी चर्चा करता है जो भारत में अभी शामिल नहीं है, बाद में हो सकता है बनाया जा सके। ठीक है, जैसे गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा था, इसे भारत में मिला लिया गया। ठीक है, तो ये आर्टिकल 2 के तहत। लेकिन इसके विपरीत आर्टिकल 3 जो है दोस्तों, भारतीय संघ के राज्यों, मतलब भारत के जो अभी राज्य है उसके पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। मतलब आज हो सकता है कि जो जैसे बिहार है, अगर उसके बाउंड्री में परिवर्तन करना रहो, या हमारे जो पड़ोसी राज्य है बंगाल, झारखंड, इन सब से जो सेटलमेंट करना है, या बिहार से झारखंड को अलग कर दिए, तो ये सब चीज़ जो किया जाता है आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, तो राज्यों के सीमा में परिवर्तन, राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था कौन करता है? तो आर्टिकल 3 के तहत संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके तहत किसी राज्य से अलग करके नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, राज्यों के सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, राज्यों के क्षेत्र में कमी या बढ़ोतरी किया जा सकता है, राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये सारा चीज़ होता है आपको आर्टिकल 3 के तहत। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि नए राज्यों का जो निर्माण होगा किसी भी राज्य से किस आर्टिकल के द्वारा होगा? तो आर्टिकल 3 के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 3 के तहत। या फिर राज्यों के सीमा में परिवर्तन जो किया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत? यहाँ भी आप लिख देंगे क्या? तो आर्टिकल 3 के तहत। या किसी क्षेत्र में कमी या बढ़ोतरी किसी भी राज्य के क्षेत्र में किया जाएगा, किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 3 के तहत। या किसी भी नए नाम परिवर्तन कर दिया जाए, किसी राज्य के नामों में परिवर्तन, किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 3 के तहत। तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 3 जो है वो उस पे लागू होता है जो हमारे देश के पहले से राज्य है। और वहीं बात करें आर्टिकल 2 जो है उस राज्य की बात करता है जो भारत का राज्य है ही नहीं, नया क्षेत्र को भारत में मिलाया जाए, उसको राज्य बनाया जाए, उस नए अगर राज्य नहीं है तो राज्यों का गठन किया जाए, ये बात करता है आर्टिकल 2। और आर्टिकल 3 क्या बात करता है कि भैया हमारा जो राज्य है उसके सीमा में परिवर्तन करने का मन है तो हम सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं आर्टिकल 3 के तहत। उसके क्षेत्र में कमी या बढ़ोतरी करना है तो हम करेंगे आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, किसी भी राज्य को तोड़ के 2 नया राज्य बना देंगे आर्टिकल 3 के तहत। राज्यों के नाम में परिवर्तन कर दीजिए आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम आर्टिकल 3 के तहत कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 शर्त है। ठीक है, परिवर्तन के लिए कोई अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश होगा। अगर मान लीजिए अलग राज्य का निर्माण करना है, सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में कमी, बढ़ोतरी, नाम में परिवर्तन, इसके लिए 2 शर्त है। क्या है भैया? पहला शर्त तो इस परिवर्तन के लिए कोई अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद, कोई भी अध्यादेश अगर आपको लाना है तो उसके लिए राष्ट्रपति से मंजूरी लेना पड़ेगा और उसके बाद ही इसे संसद में पेश किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल में भी मत जानने के लिए, अब जिस राज्य में ये सारा परिवर्तन करना है उस राज्य का जो अपना विधानमंडल है जहाँ पर
क्या एमएलए सब बैठते हैं, विधायक लोग बैठते हैं, विधानमंडल है, वहाँ पर भी इसे भेजा जाएगा कि वहाँ की जो विधायक चुन के आए हैं लोकल, उनका इस पे क्या मत है। राष्ट्रपति उससे भी मत लेगी। उसके बाद ही जाकर आपको नए राज्य के निर्माण, किसी को तोड़ के सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में कमी बढ़ोतरी, नाम में परिवर्तन, इन सभी चीज़ों को किया जाएगा। तो ये 2 शर्त है, तभी जाके इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, संसद के साथ साथ राष्ट्रपति भी इसमें, राष्ट्रपति की भी मंजूरी होनी चाहिए, और जिस राज्य में संशोधन किया जा रहा है उस राज्य के विधानमंडल से भी अध्यादेश में आदेश लिया जाता है। ठीक है, मत जाना जाता है। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 3। ठीक है, इसके तहत नए राज्य के साथ नए केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण का भी शक्ति है। ठीक है, नए राज्य का तो निर्माण के बारे में तो हम पढ़ ही लिए। नया केंद्र शासित प्रदेश ही मान लो आपको बनाना है, तो उस प्रदेश के निर्माण के लिए शक्ति भी किसको है, तो संसद को है। ठीक है, सुप्रीम पावर यहाँ पर देखा जाए तो संसद ही है। राष्ट्रपति तो भैया उन्हीं अपनी ही पार्टी का होता है, पार्टी का वैसे तो अलग होता है, लेकिन राष्ट्रपति लगभग तो साइन कर ही देते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण की शक्ति जो है वो संसद को ही है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है, कोई भी राज्य उससे अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। ठीक है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर को भी क्या किया गया, बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर एक अलग यूटी बना दिया गया, और लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। और ये भी किसके द्वारा किया गया था, संसद में बिल पास हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति से मंजूरी हुआ, और जाके जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया, यूटी जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, 3 आर्टिकल हम लोग पढ़ लिए। चौथा आर्टिकल क्या कहता है, तो नए राज्यों का गठन जो है आर्टिकल 2 के तहत, तथा नए राज्यों का निर्माण, सीमा क्षेत्र, नाम परिवर्तन आर्टिकल 3 के तहत संविधान के आर्टिकल 368 के द्वारा संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 4 कहता है कि नए राज्यों का जो गठन हुआ है आर्टिकल 2 के तहत, और नए राज्यों का निर्माण और सीमा क्षेत्र नाम में परिवर्तन जो हुआ है आर्टिकल 3 के तहत, को उसको संविधान के आर्टिकल 368 के द्वारा संशोधन, ये संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 जो है संविधान संशोधन की चर्चा करता है। ठीक है, तो संविधान संशोधन के तहत ये नहीं है। ठीक है, इसमें नए राज्यों का गठन है, संविधान संशोधन की चर्चा नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 368 जो है संविधान में संशोधन की बात करता है। ठीक है, तो इसमें संविधान में संशोधन नहीं है, डायरेक्ट संसद इसे कर सकती है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे धर आयोग और जेबीपी समिति। धर आयोग और जेबीपी समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ध्यान रखना है क्या था धर आयोग या और जेबीपी समिति। तो सबसे पहले जून 1948 ये धर आयोग और जेबीपी समिति, ये भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण जो हुआ है उस पर आधारित है। जून 1948 में एस के धर के नेतृत्व में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति धर आयोग एस के धर के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, दिसंबर 1948 में भाषाई प्रांत आयोग ने अपना रिपोर्ट पेश किया, और इसमें ये सुझाव दिया कि राज्यों का जो पुनर्गठन है भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, उसके बजाय आप प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों का गठन करें। हुआ ये था कि 1948 में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग होने लगी थी। इसी के लिए सरकार ने एक आयोग का गठन किया, भाषाई प्रांत आयोग, जिसके नेतृत्व कर रहे थे एस के धर जो पहली बार अपना रिपोर्ट पेश किए तो उसमें ये सिफारिश किए कि देखिए भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण न किया जाए, इससे बेहतर होगा कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों का गठन किया जाए। तो पूछा जाए कि धर आयोग का क्या रिपोर्ट आया था, तो धर आयोग जो है भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण में के विरोधी थे। उन्होंने बोला कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार हो। ठीक है, अब इसके बाद परिणाम ये निकला कि भारी असंतोष फैल गया। फिर से एक नई समिति बनाया गया, नए भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। ठीक है, नया भाषाई प्रांत समिति का गठन फिर से किया गया दिसंबर 1948 में। अब ये समिति जिसमें कौन कौन सदस्य थे, तो जवाहरलाल नेहरू जो उस समय पीएम थे,
वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों लोग ने मिलकर एक समिति का गठन किया। इसी समिति को जेवीपी समिति कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, तीनों के नाम का पहला लेटर ले लीजिए और समिति का इसी से नाम भी पड़ा। और इस समिति का रिपोर्ट जो आया वो अप्रैल 1949 ईस्वी में इसका रिपोर्ट पेश किया गया और राज्यों के पुनर्गठन के भाषाई आधार को अस्वीकार कर दिया। अब जेवीपी समिति भी जो थी ये भी बोला कि भैया भाषा के आधार पर किसी भी राज्यों का निर्माण नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो ये भी अब अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन आक्रोश और तेज हो जाता है, भाषा के आधार पर राज्यों का मांग और तेज हो जाता है। देश में बढ़ती असंतोष को देखकर मजबूरी में अक्टूबर 1953 ईस्वी में मजबूर होकर भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन करना पड़ा और मद्रास से तेलुगु भाषी राज्य अलग हुआ जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। मजबूरी में इसे अलग करना पड़ा क्योंकि भाषा के आधार पर बहुत ज़्यादा हिंसा होने लगी थी, लोग आक्रोशित हो रहे थे। लेकिन उसके बाद अक्टूबर 1953 में मद्रास से अलग होकर तेलुगु भाषी राज्य जिसका नाम था आंध्र प्रदेश का गठन हुआ और ये आंध्र प्रदेश आगे चल के फिर से टूट जाता है तेलंगाना में, ठीक है। इसके लिए 56 दिन तक भूख हड़ताल पर पोट्टी श्रीरामुलु जो थे वो 56 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे और इनका निर्धन हो जाता है। इसके बाद ही दोस्तों असंतोष फैल जाता है चारों तरफ, जिसके कारण सरकार मजबूर हो जाती है और अक्टूबर 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर पहला राज्य बनता है। तो पूछा जाता है कि भाषा के अधिकार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। और कब बना था, तो 1953 ईस्वी में। याद रखेंगे 1956 नहीं मारना है, कई बार ऑप्शन में 1956 मान के आ जाते हैं लोग। तो पहला राज्य जो बना था भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश। और कौन सा भाषा वाले लोग अलग हुए थे, तो तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा बोला जाता है आपको कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, इसको भी ध्यान रखेंगे। और इनका नाम भी याद रखेंगे, पोट्टी श्रीरामुलु। इनका योगदान माना जाता है आंध्र प्रदेश के निर्माण में भाषा के आधार पे, ठीक है। उसके बाद फिर से फजल अली आयोग बनाया गया। अब देखिए एक राज्य को अगर आप भाषा के आधार पर बना देंगे तो ऑब्वियस सी बात है अन्य राज्य भी भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहेगा। और उसके बाद फिर से इस तरह की बातें हुई तो फिर एक आयोग बनाया गया, फजल अली आयोग। इसके सदस्य थे KM पनिक्कर, HN कुंजरू, अध्यक्ष थे दोस्तों फजल अली। इसका गठन किया गया था 1953 ईस्वी में, ठीक है। उद्देश्य था राज्यों का पुनर्गठन। इसका रिपोर्ट आया 1955 ईस्वी में, जिसमें राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाने की बात की। और इस रिपोर्ट फजल अली आयोग एक जो था उन्होंने भाषा के राज्यों के पुनर्गठन में भाषा के मुख्य आधार बनाने की बात की, सपोर्ट किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। इसका गठन कब किया गया था, याद रखेंगे, इस भी 1953 ईस्वी में। और इसका रिपोर्ट 1955 में आता है। और इसके बाद 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण की बात रखी गई थी। परिणाम हुआ कि 1 नवंबर 1956 को 14 नए राज्य बनाए गए, ठीक है। 14 नए राज्य बनाए गए 1 नवंबर 1956 को। 14 और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। देखिए फजल अली आयोग बोला गया कि 16 को राज्य बना दीजिए और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए, ठीक है। ये बात रखा था फजल अली आयोग। लेकिन सरकार कितनी राज्य बनाती है, तो 14 राज्यों की संख्या 14 कर देती है, 2 राज्यों की संख्या कम कर देती है और इधर 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन करती है। तो याद रखेंगे कि 1956 में जब भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ था तो उस समय कितने राज्य बने थे, तो 14 राज्य बने थे और यूनियन टेरिटरी 6 यूनियन टेरिटरी बना था। धीरे धीरे यही 14 राज्य बढ़कर 28 राज्य हो गए, ठीक है। और ये 6 यूनियन टेरिटरी करंट में 8 यूनियन टेरिटरी हो गई है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आगे क्लास में हम और आगे पढ़ेंगे भाषा के आधार पर राज्यों के बाद अन्य राज्यों का जो निर्माण हुआ, कब कौन सा राज्य भारत का अंग बना, कैसे
अलग अलग राज्यों का गठन हुआ, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए मिलते हैं, आप इसको देखिए और मिलते हैं अगले क्लास में, तब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास ऐसे ही चलता रहेगा, और अगर आप लोग अब रेगुलर चलेगा, और ये क्लास आप लोग ज़रूर करिए। पॉलिटी में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो एक एक चीज़ आपको समझ विकसित हो जाएगा इस क्लास के बाद, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।